हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम कक्षा 10 की साइंस जो है जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी आ गई है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सोच रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है बहुत जल्दी से पूरा एक तरफ से एक नज़र में कंप्लीट कर लिया जाए। उसी के लिए आज हम फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जो कि जीव विज्ञान का रहेगा जैव प्रक्रम से। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए अपने आते हैं टॉपिक पर। तो पहला है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आता है तुम्हारा पोषण, पाचन, हृदय, किडनी, ये सब आते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो आज जो है पहला हमारा सबसे पहले है पोषण। पोषण जो होता है क्या होता है? पोषण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी जीवधारी हैं, उन सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण से विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन्हीं खाद्य पदार्थों को ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे तुम्हारा भोजन, दाल, जो भी होती है सामग्री खाद्य पदार्थ वाली, उन सबको कहते हैं पोषण। तो पोषण के लिए 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, इसी के साथ में वसा होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे तुम्हारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे ये सब क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। इन्हीं के साथ एक 5वां होता है तुम्हारा, उसमें आता है विटामिन। पोषण में हमको 5 चीज़ें लेने की आवश्यकता होती है। उनमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या लिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में जो होता है वसा, फिर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 2 तरीके से मिलता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है जटिल। सरल और जटिल। सरल वाले में तुम्हारा इसमें आ गया गन्ना आता है, चुकंदर है, इन सभी चीज़ों में ये पाया जाता है। और जटिल वाला कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, दाल, अनाज, इनमें जो होगा जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है? यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट में यौगिक पूछना कौन से होते हैं? तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पूछा जाए किसमें मिलेगा? तो आलू में मिलता है, और 2 जगह से मिलेगा, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सब हमें, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तब हमको उसमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज में ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बदल जाता है। ग्लूकोज में बदल जाने के बाद में यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह स्वतः ही अपने आप से क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन बन जाता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। इस ग्लूकोज को मित्रों कहते हैं, ये तुम्हारा ग्लूकोज जो होता है ईंधन होता है। जैसे आप देखो गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें जैसे ही पेट्रोल समाप्त होता है गाड़ियाँ वहीं पर बंद हो जाती हैं। लेकिन क्या ऐसा हमारे साथ होता है? मनुष्यों के साथ होता है, यानी कोई भी जीव है ऐसा, उसमें जैसे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो एकदम से बंद नहीं होता है, आप गिर नहीं पड़ेंगे, आप चलते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो ग्लूकोज होता है यह ईंधन होता है, आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के साथ जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो ये संचित ईंधन इसको कहते हैं। क्या दोस्तों? ये है संचित भोजन। संचित भोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? संचित भोजन होता है। ग्लूकोज जो होता है यह ईंधन होता है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डालो तुरंत चालू, उसी प्रकार से ये जो होता है ग्लूकोज ईंधन होता है। जैसे आप खेतों में काम कर रहे हैं या कोई भी वजन काम कर रहे हैं, करते करते आपको थकावट आ जाती है, ऐसा लगता है कि अब हम इसके बाद में कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, और जैसे ही आपको भोजन दिया जाता है फिर तुरंत ही आप उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है और पुनः वो कार्य करने लगते हैं। तो ग्लूकोज से हमको तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में जब इसकी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो वह स्वतः किसमें बदल जाता है?
ग्लाइकोजन में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं संचित भोजन। जैसे गाड़ियाँ तुरंत बंद होती हैं क्योंकि उसमें पेट्रोल खत्म हो गया है, तो तुम्हारे अंदर पेट्रोल का काम करता है ग्लूकोज, और जब ये ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो जो है संचित भोजन है, संचित का मतलब ये संग्रह किया हुआ रखा है तुम्हारे पास, ये स्टार्ट हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल करके आपको ऊर्जा प्राप्त करेगा। इसी के साथ यदि ग्लाइकोजन की मात्रा भी काफ़ी अधिक हो जाए तो ये ग्लाइकोजन जो होता है वसा में बदल जाता है। किसमें परिवर्तित होगा, वसा में परिवर्तित हो जाता है, और वसा को कहते हैं भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन क्या मित्रों, ये तुम्हारा भविष्य का ईंधन होता है। यानी कि ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से क्या बना, ग्लूकोज से बना ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से वसा बनती है। वसा को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यानी कि आपसे 10 दिन 15 दिन महीने भर खाना नहीं खाते हैं तो आप मरेंगे नहीं उसमें, क्योंकि आपके पास भविष्य का ईंधन या भविष्य का भोजन होता है। ये वसा जो होगी, जब ये ग्लाइकोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, वसा बनेगी, आपका शरीर मोटा हो जाएगा, और जैसे ही आप खाना खाना बंद करेंगे वैसे ही वसा फिर से क्या होगी, फिर से इसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन करके तुमको ऊर्जा प्राप्त करेगी, क्योंकि हमारा शरीर जो ऊर्जा ग्रहण करता है वह ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से फिर से क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बनने के बाद में हमको ये ऊर्जा देता रहेगा जब तक वसा रहेगी। धीरे धीरे आपका शरीर फिर से पतला हो जाएगा, आप सूख जाएंगे। तो मित्रों, ग्लूकोज के बारे में इतना हुआ। इसलिए किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है। यह 2 प्रकार का होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल वाला गन्ना चुकंदर इसमें पाया जाता है, जटिल वाला तुम्हारा आलू, दाल, अनाज, ये सब जो होते हैं इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज की मात्रा मिलती है। ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तब यह क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है। ग्लाइकोजन के बाद में जब इसकी भी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये क्या बन जाएगा, वसा में परिवर्तित हो जाता है, और हमारे शरीर में संचित हो जाता है, जिसे हम भविष्य का भोजन या भविष्य का ईंधन कहते हैं। यानी कि जैसे हम कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो ये वसा जो होगी इसमें ग्लूकोज में बदल करके हमको ऊर्जा देती रहती है, इसीलिए हमारा शरीर चलता रहता है। उसके बाद में जो वसा होती है, वसा में जो होता है सर्वाधिक, सबसे अधिक जो ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, वसा से। इसके 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती, ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी दोस्तों, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होगी कार्बोहाइड्रेट से, और सबसे अधिक मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम से 4 कैलोरी आपको ऊष्मा मिलेगी, और वसा के 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक ऊष्मा वसा से मिलेगी, सबसे जल्दी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। वसा जो होती है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। ये किससे वसा बनी होती है, तो ये भी मित्रों किससे बनेगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। वसा भी हमें 2 तरीके से मिलती है। वसा को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, एक तुम्हारा जंतु द्वारा मिलती है वसा, और एक मिलती है वनस्पति के द्वारा, वनस्पति से। वनस्पति का मतलब जैसे तुम्हारा हुआ इसमें नारियल का तेल हुआ, नारियल से वसा मिलेगी। उसी के बाद में नारियल के अलावा इसमें तुम्हारा बादाम हो जाएगा, बादाम, मूंगफली, सरसों। तो ये मित्रों जो है वसा के वनस्पति के स्रोत हैं। यानी कि वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से हमें वसा मिलती है, और जंतु से मिलती है। जंतु से कैसे मिलेगी, जैसे इसमें तुम्हारा घी हुआ, पनीर, मक्खन, इन सब में जो होती है वसा जंतु के रूप में संचित होती है। यानी कि जंतुओं में वसा इनके रूप में मिलेगी। वनस्पतियों से मिलती है, सरसों, नारियल, बादाम, मूंगफली, इन चीज़ों में वनस्पति से वसा मिलती है। वसा जो होती है, वसा में विटामिन जो होते हैं, 4 विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। उसमें से तुम्हारा एक ए है, डी है, ई है और के। एटक से याद रखना, क्या मित्रों, एटक याद रखना। एटक विटामिन जो होती हैं वो वसा में घुल जाती हैं, और इसके अलावा जो 2 विटामिन तुम्हारी बी और सी होती हैं वह जल में घुलनशील होती हैं। घुलनशील का मतलब जो पूरी तरह से वसा में घुल जाएं, आप उनको पहचान ना पाओ। जैसे विटामिन बी और सी होती हैं जल में घुल जाती हैं, उसी प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, एटक होती है।
अब इसके बाद में ये प्रोटीन आता है। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन का कार्य होता है, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी कि हमारे शरीर की जो संरचना होती है, बनावट होती है, उसको कौन बनाता है? तो प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जो होते हैं, याद रखना मित्रों, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। किसके मित्रों? इसमें 4 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन जो होते हैं ये कई प्रकार के अमीनो अम्ल, कई प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। ये मित्रों याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है अमीनो अम्ल का निर्माण कहाँ से होता है, तो बताना प्रोटीन से। इसमें आरएनए, डीएनए शर्कराएं पाई जाती हैं। राइबोज शर्करा, उसके द्वारा तुम्हारा क्या बनता है? कई प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं 20 प्रकार के होते हैं। 10 हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और 10 हमें वातावरण या पर्यावरण से बाहर से लेना होता है। तो इतना मित्रों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ में आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि इससे जो बना हुआ है आपको समझ में बाद में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मेरे साथ में इसको रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए साथ में। अब इसके बाद में ये 3 चीज़ें जो हुई हैं, इनका जो होता है बहुत अधिक आवश्यकता हमको होती है, काफ़ी मात्रा में लेना होता है। और जो ये 2 प्रकार के होते हैं, खनिज और विटामिन। तो खनिज और विटामिन जो होते हैं, इनको हमको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जैसे हमको बहुत तेज़ भूख लगी है और हम विटामिन का कैप्सूल या खा लेंगे तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमको जो होगा विटामिन और खनिज लवण को बहुत कम मात्रा में लेना होता है। खनिज लवण जैसे तुम्हारा आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये जो होते हैं खनिज तत्व होते हैं। विटामिन, अब हम बात करते हैं विटामिन। इसी के साथ में आप मित्रों इसके बारे में इतना कुछ जाने हैं। अब हम कोशिश करेंगे विटामिन के बारे में आपको अच्छे से समझाएं। तो कुछ देर के लिए हम वीडियो को रोक रहे हैं, इसको जो है साफ करते हैं, उसके बाद में आपको विटामिन बता रहे हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे विटामिन, जो कि इसमें से ये प्रश्न जो है निश्चित रूप से बनेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ना इसको। विटामिन, विटामिन सबसे पहले तो पूछा था इसकी खोज किसने किया है। तो विटामिन जो ये शब्द है, इस शब्द की खोज किसने किया है? जो खोज है फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन मित्रों? फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। विटामिन की खोज किसने किया है? तो फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। विटामिन शब्द की खोज किसने किया? ध्यान रखना। और विटामिन किसी चीज में विटामिन की खोज किसने किया है? तो लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया है। विटामिन की खोज लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया है। क्या दोस्तों? विटामिन शब्द ये पूछा जाए जो लिखा हुआ है विटामिन, ऐसे विटामिन शब्द किसने दिया है? तो फुंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और विटामिन किसी चीज में ये विटामिन होती है, और विटामिन के बारे में जानकारी किसने सबसे पहले दी? तो लूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। और जो विटामिन शब्द लिखा हुआ है इसकी खोज फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। विटामिन जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली बात तो इसका कार्य क्या होता है? विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यदि किसी भी विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन एक एक रोग को अभी हम और एक एक विटामिन को अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले विटामिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ताकि कोई भी रोग यदि हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं तो उनसे लड़ने के लिए यह क्षमता प्रदान करता है, ताकि रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो। तो इसमें विटामिन जो होता है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन।
वसा में जो विटामिन घुलनशील होते हैं वो 4 विटामिन होते हैं। इसमें एक होता है ए और डी और ई, उसके अलावा एक होता है के। ये 4 विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। ये मित्रों याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि सब्जियों को धुलने पर कौन सी विटामिन पानी के साथ में बह जाती है, तो जो जल में घुलते हैं वही तो बहेंगे। इसमें बी और सी जो होती है जल में घुलनशील हैं। घुलनशील का मतलब जो पूरी तरह से जल में घुल जाए वो 2 विटामिन बी और सी हैं। और एडक जो होता है ए डी ई के, ये तुम्हारा जो होता है वसा में घुलनशील है। यदि वसा में इन विटामिनों को डाला जाए तो उसमें पूरी तरह से ये घुल जाएंगी। अब हम इसमें एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे। जैसे पहला विटामिन हमारा है विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए जो होगा इसका पहली बार तो रासायनिक नाम पूछा जाएगा। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका विटामिन ए का नाम होता है। अब इससे रोग पूछा जाता है, रोग इससे कौन सा होगा, तो विटामिन ए से रोग होगा रतौंधी। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। अब इसके बाद विटामिन आता है हमारा बी। बी जो होता है, बी को कहते हैं विटामिन बी को कहते हैं विटामिनों का समूह या कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन। यानी कि विटामिनों का समूह किसे कहा जाता है, तो विटामिन बी को विटामिनों का समूह कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी विटामिन होती है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, इसीलिए इसको विटामिनों का समूह कहा जाता है। विटामिनों का समूह। अब इसमें विटामिन B1 जो बी होता है, इसमें कौन सा विटामिन आएगा, तो इसमें B1 आएगा। B1 के बाद में B2 आएगा, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये विटामिन बी का एक समूह होता है, इसीलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विटामिन आती हैं। अब इसके बाद में एक विटामिन होता है तुम्हारा बी के बाद में विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसका नाम बहुत पूछा जाता है। रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। और इससे रोग पूछा जाता है, इससे रोग होगा स्कर्वी। इसमें ओंठ फट जाते हैं, फटती है, स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होगा, स्कर्वी नामक रोग होता है। तो मित्रों लगे रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी तैयारी को और भी मजबूत समझिए और कमेंट में जरूर बताइए क्लास कैसी रही, ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्लास हम सुधार करके दे सकें, ताकि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। इसका नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। और इसका रोग कौन सा होता है, रोग इससे स्कर्वी होता है। इसको याद कर लेना, परीक्षा में आपको मिलेगा। इसके बाद में जो है विटामिन डी आता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। पूछा जाएगा धूप का विटामिन कौन सा है, या सूर्य से हमें कौन सी विटामिन डी को कहते हैं धूप का विटामिन। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। और यह हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, यानी कि धूप में हमको मिलती है, सूर्य से प्राप्त होती है। विटामिन डी कहाँ से मिलेगी, तो विटामिन डी जो है हमको सूर्य से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको धूप का विटामिन कहते हैं। और कैल्सीफेरॉल इसका क्या होता है, नाम होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा, तो रिकेटस रोग होता है। रिकेटस नामक जो होता है रोग हो जाता है, जिसको सूखापन कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अब इसके बाद में विटामिन तुम्हारा आता है ई, विटामिन ई को जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, टोकोफेरॉल। पूछा जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये टोकोफेरॉल होता है। इसी को जो होता है कहा जाता है ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन।
हेलो मित्रों, अब जो हम पढ़ा रहे हैं विटामिन डी, किसी कारणवश वीडियो रुक गया था, पुनः हम अपना दोबारा चालू कर रहे हैं। तो विटामिन ई जो है ये बता रहता है, विटामिन ई जो होता है इसका नाम होता है, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। क्या दोस्तों? टोकोफेरॉल इसका नाम होता है। और इससे जो होता है रोग पूछा जाए कौन सा होगा, तो रोग इससे बताना बांझपन हो जाता है। क्या दोस्तों? बांझपन जो होगा इससे रोग हो जाता है। इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन, सुंदरता का विटामिन। तो मित्रों इसके जो होते हैं 2-3 नाम है, जैसे ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन, टोकोफेरॉल। और इससे रोग पूछा जाए कौन सा होगा, तो बांझपन होता है। तो अब लगभग सारी विटामिन हमने पढ़ ली है, ए डी ई के भी बची है, और कौन सी बची है, ये B1 B2 B3, ये वाली विटामिन अभी हमको पढ़ना है। एक और बता रहे हैं विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये हमने देख लिया, इसका नाम क्या है, नेफेक्विनोन है। और इसका रोग कौन सा होता है, तो ये रक्त को थक्का जमाता है, यानी कि यदि इसकी कमी हो जाए तो रक्त जो होगा वह थक्का नहीं बनेगा। इसी के लिए विटामिन डी का उपयोग किया जाता है, हमें लेना पड़ता है खाद्य पदार्थों के साथ में। अब जो है विटामिन जो डी है इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। विटामिन B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। रासायनिक नाम थायमीन होता है, थायमीन होता है। इसकी कमी से रोग मित्रों बहुत पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 जो होता है इसका रोग ये परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना। विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन दोस्तों? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो बेरी बेरी होता क्या है, तो इसमें दोस्तों जो ये होता है इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा वो सही से काम नहीं करता है, यानी कि सूचनाएं जो जिनके माध्यम से जाती हैं वो सही से ठीक से काम नहीं करता है। तो जो बेरी बेरी रोग होता है इससे क्या होगा, तो इससे जो होता है तंत्रिका तंत्र हमारा कमजोर होता है। थायमीन में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा, तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो इसमें कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी नामक रोग होता है। और मित्रों विटामिन B2 जो होते हैं इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लोविन होता है। और विटामिन जो B3 होती है इससे रोग विटामिन B से जो होता है B2 से इससे होगा रक्त की कमी और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। B3 जो होता है रासायनिक नाम इसका नियासिन होता है, नियासिन। और इसके जो कमी से रोग होता है वह जैसे बालों का टूटना आदि ये सब जो होते हैं रोग होते हैं। विटामिन B5 जो होती है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल होता है, पेंटाथेनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B6 का नाम होता है, इनके नाम के दोस्तों आते हैं। तो नाम जो होता है इसका पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन। B7 जो होता है B7 का नाम होता है, इसका नाम होता है बायोटिन। विटामिन B7 क्या मित्रों नाम होता है, बायोटिन होता है। अब इसके बाद में आता है विटामिन B9। कौन दोस्तों, विटामिन B9 जो होता है इसमें जो इसका नाम होता है रासायनिक नाम उसको कहते हैं फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का नाम क्या होगा, फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड,
फोलिक अम्ल, इसमें जो होता है खून की कमी हो जाती है, खून की कमी। अब इसके बाद में आता है विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम होता है। इसकी कमी से रक्त की कमी, रक्त की कमी, इसी को एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिया या रक्ताल्पता, 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 एनीमिया, खून की कमी, ये सब दोस्तों जो है एक ही चीज़ के नाम होते हैं। चाहे रक्त की कमी कहा जाए या एनीमिया कहा जाए या रक्ताल्पता कहा जाए, तीनों जो होते हैं एक ही होते हैं। यानी कि विटामिन B12 जो होती है रासायनिक नाम इसका साइनोकोबालामिन होगा। आप लोगों की जब खून की कमी होती है तो झोला छाप डॉक्टर आपको ये साइनोकोबालामिन पकड़ा देते हैं, सिरप जो देते हैं उसमें देखना साइनोकोबालामिन लिखा होगा, साथ में एक फोलिक अम्ल लिखा होगा। ये दोनों जो होते हैं खून की कमी को बढ़ाते हैं, यानी कि खून की कमी को रोक देंगे और आपके अंदर खून जो होगा अधिक से अधिक बनेगा। तो मित्रों विटामिन लगभग जितने थे वो सारी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद में जो होगा यानी कि पोषण जो हमारा होता है, पोषण में 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन पढ़ा और उसके बाद में वसा भी पढ़ लिए हैं। अब एक खनिज लवण बचा है। खनिज का मतलब मित्रों जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। खनिज में जैसे हमारा मैग्नीशियम आता है, कॉपर आता है, ये जो होते हैं खनिज होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कमी हो जाए तो दांतों का क्षरण होने लगता है, तो हम खनिज के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा। अब इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा। अब इसके बाद में धीरे धीरे कहाँ पहुँचेंगे, खनिज की तरफ। खनिज जो होते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा, वसा के बाद में प्रोटीन और उसके बाद में विटामिन तुम्हारा आता है। विटामिन के बाद कौन सा होगा, विटामिन के बाद में खनिज आते हैं। विटामिन और खनिज हमको बहुत कम मात्रा में लेना होता है और उसके बाद में जो होता है धीरे धीरे से हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब जो होता है खनिज पढ़ना है, खनिज पढ़ेंगे। खनिज जो होते हैं खनिज, खनिज पहली बात तो खनिज होते क्या हैं, तो जमीन के अंदर से जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। खनिज में तुम्हारे से फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन जो होता है इसकी कमी, दांत खराब होते हैं, दांतों का पीलापन, दांतों का पीलापन पूछा जाए किसके कारण से होता है, तो ये तुम्हारा होता है फ्लोरीन के कारण। जैसे फ्लोरीन से तुम्हारा खनिज होता है आयरन, Fe जो होता है, Fe से क्या होता है, Fe जो होता है इसकी कमी से खून की कमी हुई, खून की कमी हो जाती है। यदि आयरन की कमी तुम्हारे अंदर हुई, तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो गई, तो उसमें समझ लो कि आयरन की कमी हमारे अंदर है। आयरन की जैसे ही पूर्ति होगी खून फिर से बनने लगेगा। तो जो लोहा होता है, पहली बात तो Fe जो होता है लोहे का प्रतीक है, लोहे का प्रतीक है। और मित्रों से एक प्रश्न बहुत जबरदस्त पूछा जाता है कि Fe जो होता है इस पर जंग जो लगती है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, बढ़ेगा या घटेगा। तो मित्रों याद रखना, जब भी किसी लोहे पर जंग लगती है तो जंग लगने के बाद उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, कम नहीं होगा। बता देना कि जंग लग गई तो लोहा हमारा कमजोर हो गया। कमजोर भले ही हो जाए लेकिन वैज्ञानिक उसमें क्या मानती है कि उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी परत मोटी कर देता है। जब उसमें से जंग आप उसको अलग कर देंगे तब वो हल्का होगा, वैसे वो बढ़ाया हुआ उसका भार होता है। ये भी जो होता है, पहली बात तो जंग लगने पर ही लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का प्रतीक भी होता है, खून की कमी से होती है। और ये भी जो होती है लोहे पर जो जंग लगती है, इस जंग को बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो लोहे पर जिंक या जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है ताकि लोहे को सुरक्षित रखा जा सके, लोहे को जंग से सुरक्षित रख सकें।
जंग से सुरक्षित रख सकें। तो लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर क्या करते हैं, जिंक जस्ता जो होता है जड़यन यानी कि जिंक जिसको कहते हैं, ऐसे जिंक जस्ता या जड़यन की एक परत चढ़ा देते हैं। ये सब परत को जब चढ़ाते हैं तो ये सब परत को चढ़ाने की विधि पूछी जाती है, किस विधि से चढ़ाते हैं। ऐसे थोड़ी ना लोहा हो तुम्हारे बड़ा जिंक लिया उस पर ऐसे लगा दो, इससे नहीं रहेगी। उस विधि को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वी जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण क्या दोस्तों, इसको कहते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण के विधि के द्वारा लोहे पर जो होता है जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और हमारा लोहा जो होता है सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों पोषण के बारे में हमने बहुत कुछ समझा। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। फिर हमने वसा को पढ़ा, वसा जो होती है 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी यानी कि सबसे अधिक उसमें मिलती है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोटीन, प्रोटीन के बाद में विटामिन, विटामिन के बाद में खनिज, और खनिज बहुत सारे होते हैं जैसे फ्लोरीन तुम्हारा है, इसके कमी से दांतों का पीलापन होता है, इसका कारण जो होता है। तो इधर का हम लोग मिटा रहे हैं, तब तक आप लोग ध्यान से इसको लिखिए, नोट करिए। आगे का हम बता रहे हैं पाचन, पोषण के बारे में, क्योंकि जब हमने खाना खा लिया है तो उसको पचाने की भी आवश्यकता होती है। खाने को तो खा लिया है खाना, अब वो निकलना भी चाहिए ना, तो पाचन की क्रिया कैसे होगी, कैसे भोजन पचता है, इन सब के बारे में जो है हम लोग भी आराम से समझेंगे। धीरे धीरे से सब आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को ही बताइए, हम जल्दी से जल्दी जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों के जो है नंबर अच्छे से अच्छे आ सकें। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा 70/70, यानी कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 70 में 70। क्योंकि जब टारगेट तुम्हारा कम होगा तो नंबर भी कैसे आएंगे, उसी हिसाब से आएंगे। टारगेट